Okay, now today we are going to discuss induction. एक्चुअली इंडक्शन के बारे में सुने होंगे, इंडक्शन कुकर, इंडक्शन चूल्हा आता है ना, ठीक है, ये सब चीज़ के बारे में पता होगा ना। बेसिकली इंडक्शन क्या होगा, जैसे इंड्यूस्ड करंट हो रहा था ना, करंट का इंड्यूस्ड होना, ठीक है, वो करंट का इंड्यूस्ड कैसे हो रहा था, आइदर हम लोग चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, आइदर चेंज इन एरिया या फिर चेंज इन एंगल, ये तीनों से हम लोग फ्लक्स चेंज करते हैं और फ्लक्स के चेंज होने से क्या होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है। उसी तरह से इंडक्शन में देखेंगे कि क्या होगा। चलो ठीक है, मान लेते हैं सपोज दिस इज ए सोलेनॉइड, क्या ये सोलेनॉइड है, ठीक है, और हम चाहते हैं कि इसमें करंट डालें, ठीक है। जब ये करंट स्टडी पोजीशन में नहीं आएगा, स्टडी पोजीशन मतलब कंटिन्यू जब तक नहीं होगा, यानी कि करंट धीरे धीरे उसका बढ़ेगा, और करंट बढ़ेगा मतलब इसमें मैग्नेटिक फील्ड कंटिन्यू चेंज होगा, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा, और मैग्नेटिक फील्ड बढ़ना मतलब क्या हुआ, फ्लक्स का चेंज होना, क्योंकि फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है, बी ए कॉस थीटा, या फिर इसको बोल सकते हैं बी डॉट ए, क्लियर है, डॉट प्रोडक्ट होता है। अगर मैग्नेटिक फील्ड कंटिन्यू अगर चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड अगर कंटिन्यू, क्योंकि एरिया तो हम इसका क्या कर दिए, कांस्टेंट कर दिए, दिस इज एरिया, एरिया मान लेते हैं सेम है, कांस्टेंट है, लेकिन इसमें क्या चेंज होगा, जैसे जैसे करंट चेंज होगा वैसे वैसे क्या होगा, फ्लक्स चेंज होगा, जैसे जैसे करंट चेंज होगा वैसे वैसे क्या होगा, फ्लक्स चेंज होगा। क्यों फ्लक्स चेंज होगा, क्योंकि करंट के चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। करंट चेंज होगा क्योंकि करंट क्या करता है, अगर इसमें करंट फ्लो करवाएंगे तो ये क्या नाम है, जो सोलेनॉइड है इसके अंदर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और जैसे जैसे करंट इंक्रीज करेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा, और इनसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, यस और नो, होती है ना, ठीक है, यानी कि बी इक्वल टू कितना हो गया, म्यू नॉट एन आई। जैसे जैसे यहाँ पे करंट चेंज होगा मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स के चेंज होने से हमको क्या मिलेगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ डी फाई बाई डी टी। इतना तक पता है आप लोग को, यस और नो, पता है ना, यहाँ तक तो डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है, कि करंट के चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेगा, मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से फ्लक्स चेंज करेगा, और फ्लक्स के चेंज होने से ईएमएफ प्रोड्यूस करेगा, और ईएमएफ के प्रोड्यूस होने से क्या होगा, इंड्यूस्ड, ये तो क्या कौन सा ईएमएफ है, इंड्यूस्ड ईएमएफ ना, इसको क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ, और इंड्यूस्ड ईएमएफ से क्या होगा, इंड्यूस्ड करंट जनरेट करेगा। अब बताइए इसमें कि इंड्यूस्ड करंट किस डायरेक्शन में चेंज होगा। मान लेते हैं अगर करंट अगर इसमें जस्ट लाइक दिस, थोड़ा सा इसको ये कर लेते हैं, मान लेते हैं सपोज ये जो करंट है इसको यहाँ पे डाल देते हैं, जस्ट लाइक दिस, करंट इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो जो इंड्यूस्ड करंट होगा उसका डायरेक्शन किधर होगा, इसको अपोज करेगा, इस करंट को अपोज करेगा ना, इंक्रीज करेगा। तब जब करंट अगर कंटिन्यू इंक्रीज कर रहा है, करंट अगर कंटिन्यू इंक्रीज कर रहा है तो इसको अपोज करेगा, इसको अपोज करेगा तो इसका डायरेक्शन किधर होगा, जस्ट इधर, जस्ट उसके अपोजिट होगा ना। ये किधर का करंट का डायरेक्शन हो गया, इंड्यूस्ड करंट किधर हो गया, ये इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन ये हो गया इस डायरेक्शन में, क्योंकि जो पहले जो हम लोग सप्लाई दे रहे थे, जो करंट सप्लाइड था वो कंटिन्यू बढ़ रहा था, और कंटिन्यू उसके बढ़ने से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा था, और मैग्नेटिक फील्ड बढ़ना मतलब फ्लक्स में चेंज होना, फ्लक्स में चेंज होना मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ होना, और इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या करता है, उसको अपोज करेगा, उस करंट को क्या करता है, अपोज करता है, ये नेगेटिव साइन वही बताता है ना, अपोज करता है, और अपोज करेगा तो फिर वो इंड्यूस्ड करंट किधर होगा, जस्ट लाइक दिस, ठीक है, और इसी को क्या बोलते हैं, इंडक्शन, क्या बोलेंगे इसको, इंडक्शन, ठीक है। ये चीज़ समझ में आया ना, ठीक है, कि करंट को जैसे जैसे इंक्रीज करते हैं तो फ्लक्स, अच्छा मान लो तो करंट को डिक्रीज भी तो कर सकते हैं, मान लेते हैं करंट अगर इस यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ उसको सपोर्ट करेगा, क्या करेगा, करंट को सपोर्ट करेगा, और करंट को सपोर्ट करना मतलब क्या हो जाएगा, डायरेक्शन इधर हो जाएगा, होगा ना, बात समझ में आई।
15 मिनट से ज़्यादा हो गया, ठीक है। यानी कि अगर करंट डिक्रीज करेगा, चलो यहाँ पे लिख लेते हैं। पहला, इंड्यूस्ड करंट opposes देखो, इंड्यूस्ड करंट अपोजेस द अप्लाइड करंट इफ इट कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग। अगर इंक्रीज करेगा तो उसको अपोज करेगा, क्लियर है। कंटिन्यू अगर इंक्रीज करे तो क्या करेगा, उसको अपोज करेगा। और दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है, इंड्यूस्ड करंट सपोर्ट्स, या फिर इन द डायरेक्शन ऑफ, इंड्यूस्ड करंट सपोर्ट्स किसको, द अप्लाइड करंट इफ इट कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग। अगर ये कंटिन्यूअसली डिक्रीज करेगा तो उसको क्या करेगा, वो सपोर्ट करेगा, ठीक है। और अगर ये कंटिन्यूअसली इंक्रीज करेगा तो क्या करेगा, उसको अपोज करेगा, क्लियर है। अपोज करना, सपोर्ट करना, पहले देखे थे ना कि अगर इस टाइप से रहता था यहाँ पे, अगर ये नॉर्थ पोल इधर साउथ पोल, अगर नॉर्थ पोल को इसके तरफ लाते थे तो यहाँ पर भी क्या करता था, एंटी क्लॉकवाइज करंट डेवलप कर देता था, क्लियर है। और अगर इसी चीज को अगर दूर लेके जाते थे तो क्या करता था, यहाँ पे क्या बनता था, ये नॉर्थ और अगर साउथ, इसको अगर इधर मूव करवाएंगे तो यहाँ पे क्या बनता था, साउथ बनता था। यानी कि इसको क्या करता था, सपोर्ट करता था, जस्ट लाइक दिस। उसी तरह से यहाँ पे क्या होगा, अगर ये इंक्रीज करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगा, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगा तो उसको अपोज करने की कोशिश करेगा। अगर ये डिक्रीज करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज करेगा, और मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज करेगा तो क्या करेगा, उसको सपोर्ट करेगा। बात समझ में आई, क्लियर है। और इसी को इंडक्शन बोलते हैं, ओके, बैठा दो इसको। हाँ, अब आते हैं इंडक्टेंस। जैसे रेसिस्टेंस का, जैसे रेसिस्ट करने वाला को क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस, उसी तरह से इंडक्शन का इंडक्टेंस। देखो क्या होता है इंडक्टेंस, इंडक्टेंस बेसिकली इंडक्टेंस दो टाइप का पढ़ेंगे। वन इज सेल्फ इंडक्टेंस और दूसरा म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, सेल्फ मतलब क्या होता है, सेल्फ मतलब खुद, सेल्फ मतलब क्या होता है, खुद, है ना। यानी कि जब ये सिंपल एक इंडक्टर की बात करें, ठीक है, जब यहाँ पे क्या रहेगा, एक इंडक्टर रहेगा तो यहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस होंगे। जो अभी जो एग्जांपल दे रहे थे ना, वो सेल्फ इंडक्टेंस का ही था, क्योंकि हम लोग एक ही इंडक्टर में करंट को वेरी करवा रहे थे। और करंट वेरी होगा तो मैग्नेटिक फील्ड वेरी होगा, मैग्नेटिक फील्ड वेरी होगा तो यहाँ पे क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा। बात समझ में आ रही है। तो ये हो जाएगा सेल्फ इंडक्टेंस। म्यूचुअल मतलब दो रहेगा, म्यूचुअल मीन्स दो। देखिए अगर म्यूचुअल का अगर बात करें ना, तो फैराडे लॉ में आपने देखा था कि जैसे मान लेते हैं ये एक इंडक्टर है, इसमें मान लेते हैं बैटरी लगा हुआ है, ठीक है, और एक इसी के सामने एक दूसरा इंडक्टर लगाते थे जिसमें मान लेते हैं गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, ठीक है। जब इसमें करंट वेरी करवाते थे तो यहाँ पर ये डिफ्लेक्शन शो करने लगता था, करता था ना। इसको बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। इसको क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन। मतलब इसके द्वारा इसमें करंट जनरेट होना। बात समझ में आ रही है। और अभी जो हम लोग देखेंगे वो आपके बुक में ये भी रहेगा, जस्ट लाइक दिस। एक इंडक्टर जस्ट लाइक दिस, ये एक इंडक्टर हो गया और इसी के अंदर एक दूसरा इंडक्टर भी रहेगा। जस्ट लाइक दिस, यानी कि एक के अंदर दूसरा। जैसे ही हम लोग बाहर वाले में करंट सप्लाई करेंगे ना, तो अंदर में मैग्नेटिक फील्ड बनेगा,
और अंदर में मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, मतलब इसमें फ्लक्स का चेंजेज आएगा। अंदर वाला क्या, अंदर वाला में होगा कि नहीं, क्योंकि बाहर वाला में करंट डाल रहे हैं तो अंदर वाला में चेंजेस होगा, और अंदर वाला में चेंजेस होगा तो उसके जस्ट अपोजिट में इसमें करंट डेवलप हो जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे, म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्लियर है, यही दोनों के बारे में आपको पढ़ना है बेसिकली। ठीक है, वन इज सेल्फ, अनदर इज म्यूचुअल। चलिए सबसे पहले सेल्फ देखते हैं ना, सेल्फ इंडक्टेंस। नेक्स्ट टॉपिक इज सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, सेल्फ इंडक्टेंस में क्या रहेगा, कोई एक सोलेनॉइड है जस्ट लाइक दिस, इसमें मान लेते हैं n नंबर ऑफ टर्न्स है और इसमें करंट फ्लो कर रहा है I। कितना करंट, I करंट, लेकिन ये करंट कैसा है, वेरिएबल। कैसा करंट है ये, वेरिएबल, यानी कि चेंज कर रहा है कंटिन्यू। ठीक है, अगर इसमें I करंट फ्लो कर रहा है और इसमें n नंबर ऑफ टर्न्स है तो यहाँ पे फ्लक्स चेंज हो रहा है। करंट अगर वेरी करेगा तो फ्लक्स चेंज करेगा कि नहीं, करेगा ना, यानी कि फ्लक्स किस पे डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। करंट चेंज, फ्लक्स चेंज, है कि नहीं। करंट में अगर चेंज होगा तो फ्लक्स में चेंज होगा। मान लेते हैं इसमें जो करंट है, ये जो फ्लक्स है किसी एक एरिया के द्वारा थोड़ी हो रहा है, इसमें बहुत नंबर ऑफ टर्न्स है, नंबर ऑफ टर्न्स है, तो हर एक का तो फ्लक्स अलग अलग हो, मतलब सब में फ्लक्स सेम होगा लेकिन n टाइम होगा। अगर जैसे एक रहता तो इसमें जो फ्लक्स था वो फाई था, अगर यहाँ पे n टर्न्स हुआ तो यहाँ n फाई होगा ना, है कि नहीं, होगा ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n फाई, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। जैसे जैसे फ्लक्स चेंज हो, मतलब करंट चेंज होगा, वैसे वैसे फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होगा, प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगेगा, लगेगा कि नहीं, हाँ या ना, लगेगा ना, और उसको L, और इसी को बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। दिस इज क्या होता है, वेर L इज सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, अगला SI यूनिट कोई बता सकता है क्या इसका, SI यूनिट देखो यहाँ पे फ्लक्स अपॉन I, L इक्वल टू हम लोग बोल सकते हैं n फाई बाई I, नहीं बोल सकते, L इक्वल टू क्या हो जाएगा, n फाई बाई I, और फ्लक्स का क्या होता है, वेबर, फ्लक्स का क्या होता है, वेबर, और I का एम्पियर, यानी कि वेबर पर एम्पियर, क्या होगा, वेबर पर एम्पियर। और देखो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स का तो ये एक कांस्टेंट है ना, इसका तो कोई यूनिट नहीं है। ठीक है, यानी कि वेबर पर एम्पियर, और इसी को एक बोलते हैं हेनरी, क्या बोलते हैं, हेनरी। हेनरी किसी साइंटिस्ट का नाम था और उन्होंने ही ये इंडक्शन का खोज किया था, इसी के उन्हीं के नाम पे क्या लिखा हुआ है, हेनरी। क्लियर है, SI यूनिट हो गया। और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, डायमेंशनल फॉर्मूला होगा mL2T-2 पर एम्पियर स्क्वायर। दिस इज डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर दिस L। और ये डायमेंशनल फॉर्मूला थोड़ा लंबा जाएगा लेकिन ये आराम से निकाल सकते हो आप लोग भी। क्लियर है, समझ में आया, यानी कि ये क्या है, L इज सेल्फ इंडक्टेंस। और देखिए L जो है ना, L ये फाई और I पे डिपेंड नहीं करता। जैसे होता है ना रेसिस्टेंस इक्वल टू V इक्वल टू क्या होता है, IR, R इक्वल टू क्या होता है, V बाई I, होता है कि नहीं। रेसिस्टेंस क्या पोटेंशियल और करंट पे डिपेंड करता है, नहीं, रेसिस्टेंस तो उसके किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द मटेरियल पे। R इक्वल टू क्या होता है, रो L बाई A, इस पे डिपेंड करता है। क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर है ना, लेंथ ऑफ द वायर और रेसिस्टिविटी ऑफ द वायर, इस पे नहीं डिपेंड करता है। रेसिस्टेंस इस पे थोड़ी डिपेंड करता है, ये दोनों पे नहीं डिपेंड करता। उसी तरह से ये जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो भी फ्लक्स और करंट पे डिपेंड नहीं करता है। जैसे अगर डेंसिटी की बात करें, पानी का डेंसिटी तो फिक्स है 1000 kg पर
मीटर क्यूब। क्लियर है? अगर वहाँ पे पानी को और ज़्यादा डाल देंगे उसका डेंसिटी चेंज हो जाएगा क्या? नहीं ना, डेंसिटी तो कांस्टेंट रहेगा ना। उसी तरह से यहाँ भी ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट होगा हर एक अलग के लिए ये। ठीक है, तो ये किस पे डिपेंड करता है? L does not depend upon flux and current. It depends upon nature of material, nature of material and geometry। ठीक है, यानी कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसका मटेरियल का नेचर कैसा है, इस पे डिपेंड करेगा, ना कि वो नंबर ऑफ टर्न्स और ये क्या नाम है फ्लक्स और करंट पे डिपेंड नहीं करेगा। क्लियर है? समझ में आया यहाँ तक? चलिए देखिए नेक्स्ट है ना, इसको मिटा दूँ, इसको मिटा देते हैं और कुछ रखते हैं। मान लो सपोज ये जो है ना, इसको अगर हम दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर दें विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, यानी कि डी एन फाई बाई डी टी इज इक्वल टू डी एल आई बाई डी टी, ये चीज़ हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा? ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। और हम लोग जानते हैं डी फाई बाई डी टी इज व्हाट? सिंस डी फाई बाई डी टी इज इक्वल टू क्या होता है? इंड्यूस्ड ईएमएफ, है ना, माइनस डी फाई बाई डी टी, यानी कि डी फाई बाई डी टी इक्वल टू माइनस ही होगा कि नहीं? होगा ना, कि ये इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, यानी कि इसके जगह हम लिख सकते हैं माइनस ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, और ये एल जो है वो कांस्टेंट होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? द रेट ऑफ चेंज ऑफ करेंट, यानी कि देयरफॉर इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। कुछ याद रखो ना रखो, इसको जरूर याद रखना है। ये फॉर्मूला ऑफ द डे, ठीक है, आज का फॉर्मूला। इंड्यूस्ड ईएमएफ इज क्या है? ये सेल्फ इंडक्टेंस, दिस इज द करंट, यानी कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंड्यूस्ड ईएमएफ। यानी कि अगर करंट जिस रेट से चेंज करेगा उसी रेट से, अगर करंट अगर चेंज करता है किसी, मतलब क्या बोलते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इज प्रोड्यूस इंड्यूस्ड ईएमएफ। यानी कि करंट अगर चेंज करेगा तो फिर वहाँ पे क्या हो जाएगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस करेगा। और ये क्या है? एल, एल इज सेल्फ इंडक्टेंस। क्लियर है? समझ में आया? और ये माइनस साइन किस चीज़ को दिखा रहा है? वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। और अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें, सिर्फ अगर मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये एल डी आई बाई डी टी होगा कि नहीं? ये चीज़ बात समझ में आई? आगे देखिए, अब इसके ज्योमेट्री कैसे बनता है उस चीज़ को ध्यान देते हैं। जियोमेट्री पे कैसे डिपेंड करता है सेल्फ इंडक्टेंस। देखिए सबसे पहली बात, अभी हम लोगों को क्या देखने को मिला? L इक्वल टू क्या था? एन फाई बाई क्या था यहाँ? आई, एन फाई बाई आई। अगर ये हमारा मान लेते हैं इंडक्टर है, इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स मान लेते हैं n है, और नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ को क्या बोलते हैं? छोटा सा n बोलते हैं ना। यानी कि n बाई एल इक्वल टू क्या होता है? स्मॉल n बोलते हैं ना। मान लेते हैं टोटल l लेंथ है, इसका लेंथ कितना है टोटल? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है n, और ये हो गया। अब हम लोग को बताओ कि यहाँ पे b इक्वल टू क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड कितना होता है? म्यू नॉट एन आई। कितना होता है? म्यू नॉट एन आई। और यही n, ये n रहता है ना। अगर हम यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स के टर्म में लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं? इसको एन एल लिख सकते हैं कि नहीं? n इक्वल टू क्या लिख सकते हैं?
NL, या फिर N ही लिख देते हैं, रहने देते हैं, यानी कि N इक्वल टू हम लोग बोल सकते हैं, देयरफॉर N इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं N इंटू L। अब देखो फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है, सिंस फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया, क्योंकि कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, यानी कि कॉस थीटा का जो वैल्यू होगा वो 0 होगा, तो कॉस थीटा का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो B की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, म्यू नॉट NI। अगर यहाँ पे N फाई रहेगा तो यहाँ भी N लगेगा ना, NBA, क्लियर है। तो उस N के जगह क्या लग जाएगा, उस N के जगह NL, क्या लग जाएगा N इंटू L, म्यू नॉट NI। देखो यहाँ पे सबको अलग अलग करके लिख देते हैं, रुक जाओ, इसको अलग अलग करके लिखते हैं ना, N के जगह NL और B के जगह म्यू नॉट NI और एरिया के जगह एरिया। बात समझ में आ रही है, ये N है, ये B है और ये A है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये N और ये N दोनों मिलके क्या बन जाएगा, N स्क्वायर, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं म्यू नॉट N स्क्वायर LA इंटू I इक्वल टू N फाई, है कि नहीं। अब जब N फाई से I को डिवाइड कर देते हैं तो ये क्या बन जाता है, सेल्फ इंडक्टेंस, यानी कि इसको भी I से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से I और I क्या हो जाएगा, मर जाएगा, तो L इक्वल टू क्या आ जाएगा, म्यू नॉट N स्क्वायर L इंटू A। बात समझ में आई, ठीक है, ये चीज़ हो जाएगा। यानी कि ये किस पे डिपेंड कर रहा है, परमिएबिलिटी पे, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ पे, और ये क्या चीज़ है, लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड पे, और A इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया, दिस एरिया इज द A, यानी कि ये हो गया A, क्रॉस सेक्शनल एरिया। बात समझ में आया। तो ये इस पे डिपेंड कर रहा है। अगर मान लेते हैं इसके अंदर हम किसी तरह का कोई मटेरियल डाल दें, ठीक है, इसके अंदर किसी तरह कोई मटेरियल डाल लेते हैं तो उसका एक परमिएबिलिटी हो जाएगा। मान लेते हैं वो जो मटेरियल का परमिएबिलिटी है वो म्यू आर है, अगर म्यू आर हो जाएगा तो वहाँ से क्या हो जाएगा, सेल्फ इंडक्टेंस यहाँ पे सिर्फ म्यू आर से ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, N स्क्वायर L इंटू A, ठीक है। परमिएबिलिटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी, ठीक है, ये इतना हो जाएगा। रिलेटिव होगा ना, रिलेटिव परमिएबिलिटी, क्योंकि हम लोग जानते हैं म्यू आर इक्वल क्या होता है, म्यू बाई म्यू नॉट, तो ये म्यू के जगह क्या हो जाएगा, म्यू नॉट म्यू आर, तो ये चीज़ हो जाएगा, ये रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ मटेरियल। क्लियर है, समझ में आया यहाँ तक। सेल्फ इंडक्टेंस यानी कि ये अगर किस पे डिपेंड कर रहा है, रिलेटिव परमिएबिलिटी पे, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस पे, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ पे, लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड पे, और एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन पे। क्लियर है, इतना पे ये डिपेंड कर रहा है। चलिए नेक्स्ट है ना, एनर्जी स्टोर्ड इन, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर। देखिए कैसे निकालेंगे, एनर्जी कितना स्टोर होगा इंडक्टर पे, जितना हम वर्क करेंगे, जितना वर्क होगा उतना एनर्जी क्या होगा इंडक्टर पे स्टोर्ड होगा। यानी कि अच्छा, पावर इक्वल टू क्या होता है, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज पावर, यस और नो, क्या होता है, पावर इक्वल टू, पावर इज इक्वल टू रेट ऑफ डूइंग वर्क, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, या फिर ऐसे बोल सकते हो कि एनर्जी इन टर्म्स ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस, जिसमें बोला ना। तो पावर इक्वल टू क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी कि रेट ऑफ डूइंग वर्क मीन्स दिस इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, दैट इज द पावर। और हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिकल पावर क्या होता है, P इक्वल टू VI, यस और नो, P इक्वल टू VI, पोटेंशियल इंटू
करंट, और यहाँ पे पोटेंशियल कौन सा पोटेंशियल हो जाएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ, है ना। यानी कि हम लोग इसको बोल सकते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ इनटू करंट, इसका मैग्नीट्यूड ले लेना, इंड्यूस्ड ईएमएफ इनटू करंट। और अभी अभी हम लोगों को इंड्यूस्ड ईएमएफ का एक फॉर्मूला मिला था, क्या मिला था, एल डी आई बाई डी टी, यानी कि डी डब्ल्यू बाई डी टी इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, और यहाँ पे आई है तो ये आई यहाँ। इज इट क्लियर? दोनों साइड से डी टी हट जाएगा, काट सकते हैं दोनों साइड, चलो ठीक है। यानी कि यहाँ पे उड़ा दो, ये डी टी मर गया, यहाँ से ये मर गया, तो यहाँ पे क्या बचा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एल आई डी आई। अब क्या करना है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। अगर दोनों साइड इंटीग्रेट कर दें, अगर दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ओवर डी ओमेगा अपॉन इंटीग्रेशन ओवर एल आई डी आई। यस और नो होगा? चलो देखो, है ना, इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड, अगर इसको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों है, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्क, यानी कि डायरेक्ट क्या हो जाएगा, पूरा वर्क निकल के आएगा। और ये वर्क कितना हो जाएगा, यहाँ पे एल को कांस्टेंट ले लो, इंटीग्रेशन ओवर आई और डी आई। बताओ इंटीग्रेशन इसका कितना होगा, एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन पता है ना, एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर बाई 2, यानी कि W इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल आई स्क्वायर बाई 2, यानी कि दिस इज द वर्क, और यही वर्क एनर्जी के टर्म में स्टोर्ड होगा, यानी कि क्या हो जाएगा, 1/2 एल आई स्क्वायर। ये जस्ट उसी की तरह है ना, काइनेटिक एनर्जी किसी का होता है ना, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर होता है ना, क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर, बस उसी तरह से नहीं है। क्लियर है, समझ में आया? तो ये चीज़ है, यानी कि जो वर्क होगा वही एनर्जी के रूप में जो स्टोर्ड होगा वो कितना होगा, सेल्फ इंडक्टेंस और यहाँ पे करंट के स्क्वायर के हाफ के बराबर। क्लियर? इज इट क्लियर? यहाँ पे किसी को डाउट है? नेक्स्ट इज म्यूचुअल इंडक्टेंस। अगर वो चीज़ समझ में आ गया ना तो म्यूचुअल इंडक्टेंस भी समझ में आ जाएगा। देखिए ये कोई एक सोलेनॉइड है, ये क्या हो गया, छोटा बड़ा हो गया, मान लेते हैं जो स्मॉल आर होगा, ये इसका जो रेडियस होगा वो स्मॉल आर है, और ये जो बड़ा वाला का जो रेडियस है वो कितना है, कैपिटल आर। जस्ट लाइक दिस, ठीक है। यानी कि एक सोलेनॉइड के अंदर एक दूसरा सोलेनॉइड है जो छोटा है, जिसको कोएक्सियली अगर मान लेते हैं इसको रखे हुए हैं। अब सपोज हम क्या करते हैं, इसमें एक्सटर्नल बाहर वाला में करंट सप्लाई करते हैं, और जैसे ही बाहर वाला में करंट सप्लाई करेंगे, ठीक है, अंदर में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, और अंदर में जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, अंदर वाले जो सोलेनॉइड है उसमें क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा ना। तो वो कितना होगा उस चीज़ को दे, यानी कि यहाँ पर भी जो फ्लक्स चेंज होगा, जो फ्लक्स चेंज होगा, यानी कि यहाँ पे जो N5 होगा वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, करंट पे। बाहर जितना ज़्यादा करंट चेंज करेंगे, यहाँ पे दो चीज़ होगा, देखो यहाँ पे दो चीज़ होगा, जो बाहर वाले सोलेनॉइड पे है उस पर सेल्फ इंडक्टेंस भी तो होगा, खुद में भी एक होगा, लेकिन अंदर में जो चेंजेस होगा उसमें भी तो चेंज होगा कि नहीं। यानी कि अंदर वाले सोलेनॉइड पे भी चेंज होगा और बाहर वाले पे भी चेंज होगा। यानी कि यहाँ पे जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा वो क्या होगा, देखो जितना फ्लक्स, जितना ज़्यादा करंट चेंज होगा उतना ज़्यादा फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स किस पे ये होगा, किसका मल्टीप्लीकेशन होगा, वहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स का। यानी कि क्या हो जाएगा, ये N5
इज इक्वल टू यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस M से दिखाते हैं। क्लियर है? यहाँ पे M क्या है? म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस। इज इट क्लियर? दिस इज म्यूचुअल इंडक्टेंस। N is the number of turns of the solenoid, phi is the flux, I is the current। I किसका करंट है? आउटर सोलेनॉइड जो उसमें है उसका है। क्लियर है? ये चीज़ है। अब मान लेते हैं, तो यहाँ से क्या निकालेंगे? M इक्वल टू क्या हो जाएगा? N phi बाई I। सेम चीज़ है, जस्ट लाइक Li। L के द्वारा जैसे सेल्फ इंडक्टेंस जैसे था उसी तरह से म्यूचुअल इंडक्टेंस, इसका भी SI यूनिट क्या हो जाएगा? हेनरी होगा। और ये भी एक स्केलर क्वांटिटी होगा, इसका भी डायमेंशन वही होगा जो उसका आया था। क्लियर है? बस सारा चीज़ सेम होगा, बस ये चीज़ ये होगा। ठीक है? अब ये चीज़ समझ में आया, यानी कि इसका ऐसा यूनिट वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए इसका ज्योमेट्री पे कैसे, अगर इसी चीज़ को यहाँ पे जो है अगर डिफ्रेंशिएट कर दें इसको, इक्वेशन 1 डिफ्रेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। किसके रेस्पेक्ट में? टाइम के रेस्पेक्ट में। अगर डिफ्रेंशिएट कर दें तो क्या हो जाएगा? dn phi बाई डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? mi यहाँ पे d बाई डी टी ऑफ m इंटू आई। अब यही चीज़ क्या बन जाएगा? d phi बाई डी टी क्या होता है? इंड्यूस्ड EMF होता है ना? d phi बाई डी टी इज इंड्यूस्ड EMF, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा? दिस वन। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? mi, और यहाँ पे m कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? di बाई डी टी, यानी कि इंड्यूस्ड EMF इक्वल टू नेगेटिव ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। दिस इज द सेम थिंग जस्ट लाइक बिफोर, है ना? जैसे पहले था उसी तरह से सेम है। क्लियर है? ये चीज़ समझ में आया ना? म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या हो जाएगा? ये सारा चीज़ तो सेम होगा, लेकिन इसके बाद जो ज्योमेट्री पे जो डिपेंड करेगा वो कैसे करेगा उस चीज़ को अभी देखेंगे। क्लियर है? यहाँ तक कर लीजिए। कैसे डिपेंड करता है उस चीज़ को देखेंगे। देखिए यहाँ पे है ना, मान लेते हैं इसका लेंथ कितना है? L। ठीक है? तो यहाँ पे N इक्वल टू क्या हो जाएगा? N इंटू L। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इज स्मॉल l होता है ना? और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा? किसका मैग्नेटिक फील्ड लेंगे बताओ तो? किसका मैग्नेटिक फील्ड? बाहर वाले को या अंदर वाले का? बाहर वाला ना प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है? यानी कि क्या हो जाएगा? म्यू नॉट एन किसका? बाहर वाले का, उसको 1 मान लेते हैं और उसको क्या मान लेते हैं? I1। क्या हो जाएगा? म्यू नॉट N1 I1। और ये अंदर वाले का जो नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएगा उसको कितना बोलेंगे? दिस इज N2। ये जो नंबर ऑफ टर्न्स होगा किसका होगा? पहले वाला का ही ना होगा, तो वो भी तो L1 होगा। N1 L1। अब देखो यहाँ पे हम लोगों का म्यूचुअल इंडक्टेंस इक्वल टू क्या आया था? N d phi बाई I। N phi बाई I था ना? N phi अपॉन I। और हम लोग जानते हैं phi इक्वल टू क्या होता है? B इंटू ए। B इक्वल टू कितना हो जाएगा? यहाँ पे N phi लगा देंगे तो यहाँ भी N लगा दो, यानी कि N phi इक्वल टू क्या हो जाएगा? N का वैल्यू कितना हो जाएगा? N1 L1। ठीक है? N1 L1 और B कितना हो जाएगा? म्यू नॉट N1 I1। और एरिया किसका होगा? छोटे वाले का। अगर छोटे वाले का एरिया होगा तो नंबर ऑफ टर्न्स भी छोटे वाले का होना चाहिए। रुक जाओ, यहाँ पे क्या हो जाएगा? N2 L2 और ये I1। हाँ अब ठीक है। N2 L2 म्यू नॉट N1 I1, एरिया कितना हो जाएगा? पाई R2 का स्क्वायर होगा ना? तो यानी कि टोटल कितना आ जाएगा? म्यू नॉट N1 N2 L2 पाई R2 का स्क्वायर और यहाँ पे I1। और यहाँ पे जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा वो करंट किसका हो जाएगा? पहला का ही होगा, यानी कि यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? N phi बाई I1
डिवाइडेड बाई I1 हो जाएगा, इज इक्वल टू M आएगा। ये कितना आ जाएगा M, I1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस इक्वल टू कितना हो जाएगा म्यू नॉट N1 N2 L2 पाई R स्क्वायर का 2। दिस इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस ड्यू टू दिस। ये सही है क्या? दोनों का लेंथ क्या है? दोनों का लेंथ क्या है? सेम है ना। तो ये L2 की जगह हम लोग डायरेक्ट L भी लिख सकते हैं, L2 की जगह L लिख लो। ठीक है, बात बाकी सही है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, स्मॉल r जो है उसी को R2 लिए हैं और कैपिटल R जो है वो R1 है, इस चीज़ को लिए हैं यहाँ पे, है ना।